नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी का दूसरा समन मिल गया है। 21 दिसंबर को उनको बुलाया गया है। पिछली बार 2 नवंबर को उनको समन गया था, पर तब अरविंद केजरीवाल के पास समय नहीं था। ईडी के अधिकारियों के कठिन प्रश्नों का सामना करने की शायद तैयारी नहीं रही होगी, या तैयारी भी होगी तो एक बहाना था कि साहब चुनाव प्रचार चल रहा है और 3 स्टेट में हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं और मुझे वहां जाना है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जो उन्होंने ईडी के प्रमुख को चिट्ठी लिखी थी, उसमें आरोप ज्यादा लगाए थे और अनुमति कम मांगी थी कि कभी आगे हमें बुला लीजिए, बल्कि चैलेंज किया था इस चीज को लेकर के कि साहब आप हमें राजनीतिक कारणों की वजह से तंग कर रहे हैं और बुला रहे हैं। हमसे तो पूछताछ बनती भी नहीं है, कुछ इस अंदाज में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। और जो एक पॉलिटिकल उनकी एक चौंचलेबाजी होती है, मोदी सरकार पर अटैक करना, गृह मंत्री पर अटैक करना, ईडी पर अटैक करना, एजेंसियों पर, जांच एजेंसियों पर अटैक करना, उनकी नीयत पर सवाल खड़े करना। लेकिन अब तो दूसरा समन मिल गया है। पहले समन की चलिए आपने अनदेखी कर दी, दूसरे समन की अनदेखी कर पाएंगे क्या? दूसरे, उन्होंने पहले से घोषणा करवा रखी है कि 19 दिसंबर को वो 28 दिसंबर तक के लिए विपश्यना शिविर जाएंगे और ये भी उन्होंने प्रचारित करवाया मीडिया के जरिए कि वो दिसंबर में 10 दिन जाते ही हैं। इन 10 दिनों में कोई काम नहीं करते, मतलब सरकार की फाइलें भी नहीं देखते, किसी से बात भी नहीं करते, फोन भी नहीं उठाते, इशारों में भी बात नहीं करते, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो 19 तारीख को तो इंडी अलायंस की बैठक है दिल्ली में, उसमें अरविंद केजरीवाल रहेंगे, इसके संकेत हैं। बीच में 20 तारीख पड़ेगी और फिर 21 तारीख को ईडी के यहाँ जाना है इनको पूछताछ के लिए। पर क्या विपश्यना शिविर जाएंगे या तिहाड़ की यात्रा करेंगे? मेरा मूल सवाल आज का यही है और इस सवाल के जवाब तलाश करने के लिए सीधे चलते हैं जाने माने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील, अधिवक्ता विजय सरदाना साहब के साथ जुड़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल कहाँ जाएंगे? सर देखिए, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, अब जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन अब उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, सवाल ये है। अगर उनको सरकारी देखिए, जहां तक बात है विपश्यना शिविर को लेके, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है नहीं, क्योंकि आज अगर एक आप अपराधी को बुलाते हैं और वो बोलता है जी मैं तो विपश्यना शिविर में जा रहा हूं, कल को मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की डेट आ जाती है कि आपको हाजिर होना है, तो ये कह देंगे जी सुप्रीम कोर्ट अपनी डेट बदले क्योंकि मैं तो कहीं और बिजी हूं। फिर कल को कोई ये बोलेगा जी मेरे तो रमजान चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो बिल्कुल आराम फरमा रहा हूं। फिर कोई बोलेगा जी मैं तो रामनवमी में पूरे 9 दिन व्रत रखता हूं, मैं तो घर से निकलता ही नहीं। तो अगर हर आदमी अपने हिसाब से देश चलाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक कोर्ट भी अगर ये मान ले कि ठीक है जी ये विपश्यना शिविर में गए थे, तो फिर आप ये प्रेसिडेंस बना रहे हैं ना इस देश में। फिर तो हर क्रिमिनल कहेगा जी मैं तो 365 दिन का जागरण करवा रहा हूं घर में, तो मैं तो बाहर ही रहूंगा। फिर तो आप कुछ भी खेल खेल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि इनका हक है, ये विपश्यना शिविर जाएं ना जाएं, लेकिन जो कानूनी जरूरतें हैं उनको भी तो पूरा करना है। पहली बात, कोई इनको विपश्यना शिविर जाने से नहीं रोक रहा है। आपको 21 तारीख की डेट दे दी गई है, आप 21 तारीख को अटेंड करके 22 को चले जाएं।
या जब आपकी पेशी खत्म हो जाए तब आप सीधे निकल जाए। ये तो पॉसिबल होता ही है ना। अगर मान लीजिए आज आप विपाशना शिविर में जा रहे हैं, घर में कोई ट्रेजेडी हो जाएगी या कल को कोई इमरजेंसी हो जाएगी, तो क्या आप नहीं रुकते हैं? क्या आप अपना प्रोग्राम नहीं बदलते हैं? तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर। ये एक एक्सक्यूज है और इनकी आदत है कि एक माहौल, जैसे कहते हैं ना, कि एक स्टेज क्रिएट करने की। क्योंकि आपको याद होगा जब चीफ सेक्रेटरी साहब का सरकार ने एक्सटेंशन की बात की थी, तब भी इन्होंने, आपने देखा होगा, लगातार रिपोर्ट जबकि ये पूरी फाइलें सालों साल साइन नहीं करते हैं। अभी एलजी साहब ने इनसे हेल्थ फाइलें और लीगल डिपार्टमेंट की सारी फाइलें सरकार से वापस मंगा ली हैं, क्योंकि ये उस पे महीनों सालों तक बैठे रहे और कोई काम नहीं किया। तो अचानक जब चीफ सेक्रेटरी साहब के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, तो हर 2-2 दिन में 600-600 पेज की फाइलें तैयार हो रही थी। तो इसका मतलब ये है सर, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। नियत थी एलजी अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को बदनाम करने की, तो इन्होंने पूरी मशीनरी लगा दी, अपने मंत्रियों को काम पे लगा दिया, सब कुछ कर दिया। अब नियत जैसे ही उनका, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, केंद्र सरकार चीफ सेक्रेटरी की एक्सटेंशन कर सकती है, उसके बाद वो सारे आरोप गायब हो गए। मतलब उसके अगले दिन से इन्होंने कोई फॉलोअप भी नहीं किया, कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये सब स्टेज शो है और ईडी के समन से बचने के लिए अब यही एक तरीका बचा है, क्योंकि अब चुनाव तो है नहीं। अब ये विपाशना शिविर में जाएंगे, फिर ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जाएंगे, फिर कहेंगे मैं तो बजट में बिजी हूं, फिर ये कहेंगे जी अब तो मेन चुनाव आ गया। तो कुल मिला के है जी, मैं कानून के साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो एकदम कट्टर ईमानदार हूं। मैंने तो पूरी दुनिया को सर्टिफिकेट बांटे। अबे मनीष सिसोदिया से ज्यादा ईमानदार इनको कोई मंत्री नहीं मिला, सत्येंद्र जैन से ज्यादा ईमानदार इनको कोई नहीं मिला। अब ये प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की है कि उनको सब में इसमें इनके क्राइम दिख रहे हैं और इसीलिए उनको जेल भेज दिया है। इनका बस चलता तो ये उन सबको पद्मश्री दिलवा देते। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये एक सोच है, केजरीवाल साहब का अपना एक विचारधारा है और उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है और उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई है नहीं। अब ये अपनी लीगल टीम से सलाह लेंगे और लीगल टीम इनको बताएगी कि भाई साहब, अगर आप फरार होते हैं, समन में नहीं जाते हैं और वक्त पड़ेगा तो मैं आपको जिस प्रावधान के अंदर पीएमएलए एक्ट में इनको बुलाया गया है उसमें क्या प्रोविजंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पता लग जाएगा कि किस तरह से इनके लिए आने वाले दिनों में मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। विजय जी, अगला प्रश्न एक्चुअल में मेरा यही था कि अगर ये समय चाहते हैं और अगले समन पर ही पूछताछ के लिए उपलब्ध होने की बात करते हैं, तो क्या ईडी के पास इतना समय है? क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 6 से 8 महीने में इसका पूरा ट्रायल आप कंप्लीट करिए। तो ऐसे में जबकि ये माना जा रहा है कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड तो अरविंद केजरीवाल ही हैं, कोई और नहीं है, और चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, वो तो जो ये चाह रहे थे वही कर रहे थे। तो ऐसे में क्या ईडी इनको समय देगी? देखिए, ये अगर ये डिले करते हैं तो ईडी के पास एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कि सर, इनके जो कर्ता धर्ता हैं, जिसको आप मास्टरमाइंड कह रहे हैं, कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें। अब उससे पहले ईडी को जो अधिकार दिए गए हैं वो हमें समझने होंगे सर। जी, जी। मैं 2-3 प्रावधान आपके सामने रख देता हूं ताकि हम इस बात को समझें कि किस आधार पे इनको ये मानना पड़ेगा, नहीं तो इनके लिए आने वाले समय में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि किसी भी रूप में अगर आप देखिए, आप कर क्या रहे हैं, आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। टेक्निकली आपको बुलाया जा रहा है, आप नहीं आ रहे हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर सीधी सी बात है कि इस पूरे प्रोसेस में जो प्रावधान दिए गए हैं वो हमें सबको संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में मुश्किलें होना वाजिब है। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, जो अगर मैं कहूं पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 50 है, जिसके तहत जी। इनको
नोटिस इशू किया गया है, उसमें आप जो सेक्शन 50 ब्रैकेट में 3 मैं जी अपने जी साथी दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं। All the persons so summoned shall be bound to attend in person or through authorized agents. As such officer may direct or shall be bound to state the truth upon any subject respecting which they are examining or make statements, and produce such documents as may be required. इसका मतलब ये है सर कि अगर केजरीवाल साहब विपासना पे जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन आपको कोई अपना ऑथराइज्ड पर्सन भेजना होगा और उस सब जानकारी के साथ जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब या तो खुद जाएं, अगर ये खुद नहीं जाते हैं तो किसी ना किसी को नॉमिनेट करेंगे, या तो अपने किसी वकील को भेजेंगे, या किसी दोस्त को भेजेंगे, या किसी पार्टी कार्यकर्ता को भेजेंगे। और सवाल अब उसका ये है कि अगर ये भेजते हैं और वो व्यक्ति तैयारी से नहीं आता है, क्योंकि वो तो किसी को भी भेज देंगे, क्योंकि या तो वो केस से संबंधित नहीं है, या उसको ये नहीं पता कि ये पूरा जो घोटाला हुआ था इसमें क्या क्या था, कौन सी पॉलिसी थी। तो अगर किसी अनजान आदमी को भेजते हैं जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी कि जाओ यार तुम बोल दो और उनको बोल देना कि मैं नहीं हूं और मैं आके जवाब दूंगा, तो अगला समन वो भेज दें मुझे, या तो ये तरीका होगा टाइम वेस्ट करने का, जिसे हम ये कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन और डिसरप्शन इन लीगल प्रोसेस मींस जी यू आर डिसरप्टिंग द लीगल प्रोसेस। और कोई भी व्यक्ति अगर लीगल प्रोसेस को डिसरप्ट करता है, ये अपने आप में एक ऑफेंस है। इसका मतलब यह है कि या तो केजरीवाल साहब को पेश होना पड़ेगा, और अगर ये खुद पेश नहीं होते हैं तो उस केस से संबंधित जितने भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो देने पड़ेंगे उस व्यक्ति को कि आप जाइए और उनको ये बताइए ये सारे मेरे सवाल हैं और मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन ये कागज आप उनको दे सकते हैं या उनको बता सकते हैं, या ये रही लीकर पॉलिसी जो मैंने साइन की थी, या ये मिनट्स ऑफ मीटिंग जो मैंने कैबिनेट में चेयर करी थी। क्योंकि आपको रिलेवेंट बात करनी है ना। आपका आदमी जाके भाई ये तो कहेगा नहीं कि सर मैं आ गया, केजरीवाल ने भेजा है और पूछिए क्या पूछना है। वो कहेंगे अच्छा आप बताइए, तो कहता मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो सब हाजिरी लगाने आया था। दिस विल बी टेकन एज ए डेलिब्रेट ऑफेंस, एज ए डिसरप्शन इन द लीगल प्रोसेस। तो ये केजरीवाल के लिए, अगर हम ये कहें कि ठीक है उस समय केजरीवाल नहीं है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट, लेकिन ये सारी चीजें केजरीवाल के खिलाफ जाएंगी जब मान लीजिए कल को इनको बेल लेनी है या सीबीआई या ईडी अरेस्ट करती है और इनको बेल लेनी है, तब यही जो हरकतें कर रहे हैं ये उनके खिलाफ जाएंगी, क्योंकि फिर ईडी और सीबीआई ये बोलेगी सर ये आदमी फरार हो सकता है, ये आदमी नॉन कोऑपरेटिव है, एक बार हमारे हाथ में बड़ी मुश्किल से आया है, अब आप इसको बेल दे देंगे तो हमारा पूरा प्रोसेस डिसरप्ट हो जाएगा, फिर हम आपको 6 महीने में रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये जो मुद्दा है सर, ये बहुत सीरियस हो जाता है, और इसीलिए केजरीवाल साहब को ये बात समझनी होगी कि ऐसा नहीं हो कि जो ये तमाशा कर रहे हैं ये इनके अगेंस्ट चला जाए। और ये भी हो सकता है कि जहां पे भी ये विपासना शिविर पे जाएं, जिधर भी छुपने की कोशिश करें, वहां पे ईडी अपनी टीम भेज के इनको अरेस्ट करके भी बुला सकती है। तब आप क्या करेंगे? तब आप ये कहेंगे जी मेरे को विपासना शिविर से उठा लिया, क्योंकि आप खुद ही फरार हो रहे हैं। उस स्थिति में क्या होगा? ये भी अगर प्रोज एंड कॉन्स हम हर सिनेरियो का देखें तो इनके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। और ईडी तो ये कहेगा हमें तो 6 महीने का टाइम है, हम इनको 2 बार बुला चुके हैं, दोनों बार ये फरार हो जाते हैं, हम करें क्या? सुप्रीम कोर्ट का डंडा हमारे ऊपर है, 6 महीने में रिपोर्ट दीजिए, और ये आदमी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हम करें क्या? और दूसरा जो विपक्ष है वो इनके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में तो इन्होंने कह दिया कि भाई हम तो अकेले लड़ेंगे, तो फिर कांग्रेस क्यों साथ देगी? तो बिल्कुल ये तो वैसे भी आपको याद है हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के अंदर ये एक प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि ही इज नॉट ए टीम प्लेयर। ये नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ मिलकर काम करें,
ये तो कहेंगे आप दिल्ली छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, अब मुझे बताओ कि आप अपने राज्य में से कितनी सीटें दे रहे हो। ये उस नीयत से काम करेगा कि मेरी तो मेरे पास रहने दो, बताओ आप अपना हिस्सा कितना दे रहे हो। ये गेम है इसका। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि ये खेल चलने वाला है नहीं, और जितना ये तमाशा होगा उतना केजरीवाल के खिलाफ ये एविडेंस इकट्ठे होंगे और उनके लिए आने वाले समय में समस्याएं बढ़ेंगी। विजय जी, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है, संजय सिंह को राहत नहीं मिल रही है, जिस तरीके से इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरह गवाहियां हैं, एविडेंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने रिकॉर्ड पर 338 करोड़ के हस्तांतरण की बात है, ऐसे में ये पूरा मामला कितना गंभीर है। और अरविंद केजरीवाल भी अगर गिरफ्तार किए जाते हैं, जिसकी की संभावना 90% से ज्यादा है, तो ऐसे में क्या स्थितियां परिस्थितियां निर्मित होंगी। और जो ये पाखंड कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि दिल्ली में हम घर घर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करती है तो हम तिहाड़ में जाने के बाद भी पद छोड़ें या मुख्यमंत्री बनकर के सरकार एंजॉय करते रहें, इस पर भी एक टिप्पणी जरा दीजिएगा। सर देखिए, अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने अगर बहुत ही देशभक्ति के काम किए होते तो हिंदुस्तान के कोर्ट्स इतने नकारा नहीं है कि उनको आप जेल में डाल दें। इतना तो सर सबको समझ में आता है। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख देता हूं। आज मेरा वीडियो मैंने बनाया था सुबह, और थैंकफुली दर्शकों ने देखा है, 80,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। देखिए क्या है सर कि लगातार इनको जब अरेस्ट किया सिसोदिया को फरवरी में, लोअर कोर्ट ने इनकी जमानत रिजेक्ट करी, हाई कोर्ट ने करी, सुप्रीम कोर्ट ने करी। सत्येंद्र जैन जब अरेस्ट हुए, वो अरेस्ट हुए थे 30 मई 2022 को। उसके बाद इन्होंने लोअर कोर्ट में अपील करी, हाई कोर्ट में करी, सुप्रीम कोर्ट में करी, ये रिजेक्ट हो गए। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये बाहर हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, और इनको अभी तक 15 एक्सटेंशन मिल चुके हैं। और अगली डेट 8 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, क्योंकि इस बार ही सुप्रीम कोर्ट कह रहा था भैया बहुत बाहर हवा खा ली आपने, दिल्ली का पॉल्यूशन ज्यादा है, अब आप वापस जेल जाइए। तो इनके वकीलों ने कहा सर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर ये थोड़े दिन और बाहर रह लेंगे तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कोर्ट की छुट्टियां हो गई हैं, हम आके फिर सुनवाई करेंगे। तो 8 जनवरी नई तारीख दे दी गई है सत्येंद्र जैन को दोबारा स्वागत के लिए। अब तो अगर मान लीजिए सर ये ईमानदार होते, जैसा ये बार बार कहानी सुना रहे हैं इस पूरे देश में कि देखिए ये फर्जी केस है, फर्जी केस है, तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सारी अदालतें, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सारे के सारे जज एकदम नकारा हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उन्होंने एक ईमानदार कट्टर देशभक्त इंसान को जेल में डाल दिया। और वो भी किस लिए कि उनसे अच्छा स्कूल आज तक किसी ने नहीं बनाया, उनसे अच्छी मोहल्ला क्लिनिक आज तक किसी ने नहीं बनवाई। ये ग्रेट काम उन्होंने किए थे, इसलिए उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। ये इनका असेसमेंट है जो इनकी आम आदमी पार्टी और उनके प्रवक्ता जो सुबह शाम गा रहे हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर इनको बुला ले, किसी गलती से किसी जज ने अगर इनको बुला लिया ना कि भाई साहब आपके ये स्टेटमेंट हम सू मोटो देख रहे हैं अखबारों में और टीवी में कि आप कह रहे हो सब फर्जी केस है, तो आप ये कह रहे हो कि आपको जो जेल हुई है, कोर्ट्स ने जो आपको बेल नहीं दी है, ये सब क्या फर्जी हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि कोर्ट के डिसीजन सब फर्जी हैं? क्या आप इसको क्लैरिफाई करेंगे? तो इनको माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये तो कोर्ट्स की आप कह सकते हैं लीनियंट व्यू है कि वो इनको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक ये जितने प्रवक्ता बाहर घूम रहे हैं ना, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में अंदर हो जाते। ये तो इनकी किस्मत है कि ये बाहर है। अब रही बात इस पूरे प्रोसेस में कि जो भी ये बार बार बोल रहे हैं, इसमें कुल मिला के स्थिति ऐसी है सर कि एविडेंसेस सामने हैं। अब ये जो जनता के बीच में जा रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे, कुर्सी हम चलाएंगे, तो सर जनता के बीच में जाके इन्होंने तो लीकर पॉलिसी भी बनाई थी। लीकर पॉलिसी इन्होंने वेबसाइट पे डाली थी
14,731 के आसपास इनको फीडबैक भी आए थे वाया ईमेल। उन सब में लिखा हुआ था कि इससे अच्छी लीकर पॉलिसी है नहीं, अगर हम लोगों को शराब नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, और अगर स्कूल कॉलेजेस के बाहर अगर शराब नहीं मिली तो बच्चे एग्जाम कैसे देंगे। ये तो यही मिले थे ना इनको सारे फीडबैक। तो इसीलिए तो इन्होंने हर घर में शराब नीति बनाई थी, और ये भी कहा था कि हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि जिसको शराब पीनी है उसको दिक्कत ना हो। इसलिए हम एक तो आपके घर के पास से जितने नजदीक हो सकेगा दुकान और ठेके खोलेंगे, और उसके बाद आपको आधा क्यों पीना है, पूरा पीजिए, 1 बाय 1 फ्री देंगे। तो इनका तो यही था कि बगैर शराब पिए तो दिमाग काम नहीं करता है दिल्ली में। तो इसीलिए तो इन्होंने ये टॉनिक बांटा था सब में, और अब ये कह रहे हैं कि हमने पॉलिसी वापस ले ली। तो और जब बाद में जब सीबीआई ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा 3 पीआर एजेंसीज को इन्होंने काम दिया था, और वो 14 के 14 जो मेल थे वो सब फर्जी थे, 14,000। तो ये तो माहिर हैं ये नाटक करने में। और सर देश में कब से ऐसे होने लगा कि आप इलेक्शन कमीशन को छोड़ दोगे, कानूनों को छोड़ दोगे, आप अपना ही रेफरेंडम कराओगे और खुद ही मुख्यमंत्री बन जाओगे। कल को तो आप कह दोगे जी मेरे को देश ने बोला है कि यू शुड बी प्राइम मिनिस्टर, तो मोदी शुड रिजाइन एंड आई विल बी प्राइम मिनिस्टर। ये तो रेफरेंडम कहीं भी कर सकते हैं। सर ये बात इनको इसलिए समझनी पड़ेगी कि भैया ये देश कानून से चलता है, तुम्हारी नाटकबाजी से, तुम्हारे फैंसी आइडिया से ये देश नहीं चलता है। और सीधी सी बात है, संविधान में बहुत क्लियर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक जो भी इलेक्शन प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो इलेक्शन कमीशन करेगा। रेफरेंडम का कोई कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है। आप रेफरेंडम करते रहिए, ये कोई इलीगल एक्टिविटी है। अगर आप मान लीजिए सर आपको पेट दर्द है या आपको सिर दर्द है या आपकी मसल्स में पेन है, सही तरीका क्या है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अब आप कहेंगे जी मेरे को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं तो ड्रग्स लूंगा, मैं तो अफीम लूंगा, मैं तो गांजा खाऊंगा, मैं तो चरस खाऊंगा, और मुझे वो दे दिया जाए क्योंकि उससे मेरा दर्द कम होता है, क्या ये अलाउ है? तो इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इलीगल एक्टिविटी और लीगल एक्टिविटी में फर्क क्या है। तो ये जो रेफरेंडम है ये टेक्निकली इलीगल एक्ट है, बिल्कुल, और ये कहते हैं इलीगल एक्ट से सीएम बना रहूंगा। अब ये अपने आप में मजाक नहीं है तो क्या है? और इनके लॉयर्स इनको समझा नहीं रहे कि भाई तू तमाशा क्या कर रहा है, फंसेगा तो। और तो कुल मिला के सर बड़ी विचित्र स्थिति है। इनके मानसिक, इनके सोचने पे, इनके मानसिक दिवालियापन पे तरस के अलावा मैं क्या बोलूं सर। अगर इनको कॉमन सेंस भी समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक्स ऑफ लॉ भी समझ में नहीं आ रहा है, कल को आप बोलोगे जी मेरे पास तो स्किल है नहीं, तो मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मैं तो जी देखो नौकरी कर नहीं सकता, मेरे को चक्कू चलाना आता है, मैं लूट लूट के घर चलाऊंगा, परमिट कर दो, मान लोगे आप उसको? क्योंकि जी मुझे घर चलाना है। आप ही ने तो कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, तो मैं तो चक्कू चला के आत्मनिर्भर बनूंगा। इसका क्या मतलब है? तो ये क्या कॉन्सेप्ट भी इनको नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग हैं सर, हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, और ये रेफरेंडम की बात कर रहे हैं उस देश में जहां पे ये इलीगल है। एक ही मान्यता है हिंदुस्तान में पब्लिक ओपिनियन की, वो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन। बीजेपी भी चाहे ना कि हम अपने हिसाब से चुनाव करा लेंगे, अलाउड नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास एक ही तरीका है, वो है इलेक्शन का रूट। तो अगर इनको लगता है कि जनता इनके साथ है, मैं इनको बहुत छोटा सा सुझाव देता हूं, आप रिजाइन कर दीजिए और इलेक्शन कमीशन से कहिए तुरंत चुनाव करा दे, और आप सब वापस चुनाव में खड़े हो जाओ। जनता अगर आपको जिता के वापस भेज देती है, उससे ज्यादा लेजिटिमेसी क्या होगी सर? उससे ज्यादा लेजिटिमेसी क्या होगी? और जेल में रह के बहुत सारे विधायक बने, बहुत सारे एमपी बने, यूपी और बिहार में तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत है। तो ये उसमें नई बात क्या? कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन अपने प्रतिभागी को कहते हैं कि आपका समय शुरू होता है अब।
तो क्या हम ये मान सकते हैं विजय जी कि इनका समय खत्म होने वाला है? अब ज़्यादा समय नहीं है इनके पास, क्योंकि अकेले ये शराब घोटाले का केस नहीं है। बहुत सारे मामलों में जाँच-पड़ताल चल रही है और अगर अलग-अलग केसों में इनको 4, 5, 6 साल की भी सज़ा हो गई, 7 साल की भी सज़ा हो गई, तो इनका तो पूरा करियर तबाह है। क्या सोच कर के इन्होंने ये लूट-पाट मचाई थी? सर एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए दुनिया में हमेशा वही लोग ज्यादा मरते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो समझते हैं कि मैं कानून से ऊपर हूं। यही तो इन्होंने विधानसभा में कहा था खड़े होके कि दिल्ली के राजा हम हैं, ये एलजी कौन होता है, ये कहां से आ गया, किसने भेज दिया इसको। एक तो इनकी भाषा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए कोई मर्यादा नहीं, और फिर एरोगेंस इतना। ये तो सर उसी दिन तय हो गया था कि ये आदमी मरेगा। सर एक ड्राइवर, लाइक आप समझिए इस बात को, जब आप रोड पे देखते हैं एक आदमी रैश ड्राइविंग करता है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक लाइट्स हैं, पुलिस है, ब्लॉकेड्स हैं, बाकी लोग हैं, एक आदमी बेतहाशा रैश ड्राइविंग कर रहा है, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, उसका अंत क्या होगा सर? जब तक वो बच रहा है वो उसकी किस्मत है। अगर सामने हल्की सी साइकिल भी आ गई या ईंट भी आ गई या उसने रेड लाइट जंप करी और सामने से कोई हैवी व्हीकल आ गया, तो मौत तो निश्चित है ना सर। बिल्कुल। तो जब तक वो बच रहा है अपनी मूर्खता से सड़क पे रैश ड्राइविंग करते हुए, ये उसकी स्किल नहीं है, ये उसकी मूर्खता है। और ऐसे जो लोग सुसाइड करने चले जाते हैं और फिर हम कहते हैं दिल्ली या हिंदुस्तान की सड़कों में 1.5 लाख लोगों की हत्या, मतलब की मौत हो जाती है, तो उसमें ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिनको ये लगता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। और जिन लोगों से पूछा जाए कि यार तुम ऐसा क्यों करते हो, नुकसान हो जाएगा, अरे जो होगा देखे आ जाएगा। अरे क्या देखोगे मरने के बाद? बाकी देखेंगे तुम्हारी डेड बॉडी, तुम क्या देखोगे? तुम्हारे तो हाथ पैर टूटे होंगे या मरे हुए होंगे। तो कहने का मतलब यह है सर कि जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होता है, और मैं राजनीतिक दृष्टि से कहूं तो क्या केजरीवाल साहब को पता नहीं था देश में कानून है? ये तो अनपढ़ तो थे नहीं, ये तो बकायदा भारत के अधिकारी, भारत सरकार के अधिकारी थे। और जब भारत सरकार का अधिकारी अपने जॉब में आता है तो सबसे पहले उसको रूल बुक दिखाई जाती है कि ये रही तुम्हारी किताब, तुम्हें इसके हिसाब से चलना है। अब आप भारत सरकार के अधिकारी हैं, अब आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। नहीं तो मनमर्जी चले तो ये किसी का भी टैक्स माफ कर देते, किसी को कुछ भी कर देते। तो ये तो इनको पहले दिन से पता था। बाकी और कोई मूर्खता कर जाता, मनीष सिसोदिया कर जाता, मैं मान सकता हूं, सत्येंद्र जैन समझ मूर्खता करता, मैं मान लेता। राघव चड्ढा लगातार मूर्खता कर रहा है, उसकी कीमत उसको बार बार राज्यसभा में चुकानी पड़ रही है। लेकिन केजरीवाल मूर्खता करे और वो भी एक सरकारी अधिकारी रहा हो, रूल बुक से जिसने काम किया हो, उसकी मिसेज भी सरकारी अधिकारी रही हो, वो भी उनको गाइड शायद करती होंगी कि भैया तू क्या कर रहा है, शायद उनकी भी नहीं सुनते ये। कुल मिला के सर ऐसे आदमी को आप क्या बोलोगे? एक सुसाइडल टेंडेंसी बोलोगे ना। और जो आदमी अपने आप को बर्बाद करने में तुला हुआ हो, खुद को इस एरोगेंस में कि वो चुनाव जीत गया है, तो उस इंसान से आप क्या उम्मीद करोगे सर? उससे किस बात की सिंपैथी? चलो एक गलती हो जाए, दो हो जाए, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में। और आज तो हालत इनकी और भी खराब हो गई है। उधर भी गुजरात में भी जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि इन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बंद कर दी जाए डिफेमेशन केस में, वो भी रिजेक्ट हो गया। डांट तो भी पड़ इनके गई। तरफ, हाँ, तो कुल मिला के सर बात यह है कि इनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और अपने अलावा ये किसको जिम्मेदार बताएंगे सर? कोई अनजान होता हम कह सकते थे कि मिसलीडिंग है, किसी ने इनको धोखा दे दिया, किसी ने इनको मिसलीड कर दिया, मिसगाइड कर दिया। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। तो जब ऐसे इंटेलिजेंट लोग ऐसा काम करेंगे तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे सर? फिर तो आप यही कहोगे ना
कि जिस दिन इन्होंने कानूनों को तोड़ना शुरू किया था, काउंटडाउन तो उसी दिन शुरू हो गया था। जिसकी आज आप बात कर रहे हैं कि क्या इनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, कि इनका अब आपका वक्त समाप्त होता है, सर काउंटडाउन तो उसी दिन शुरू हो गया था। अब तो सिर्फ ये है कि अब लाइफलाइन कितनी बाकी है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने, कितनी लाइफलाइन है? अब तो ये सर बोरोड लाइफ है, जिसको हम कहते हैं ना कि आदमी जब बहुत ज्यादा बीमारी से वापस निकल के आता है तो वो कहता है यार मेरी तो ये अब उधार की जिंदगी है, अब तो मैं बोरोड जिंदगी में जी रहा हूं। तो पिछली बार जब ये सम्मन में भाग लिए थे, उसके बाद से ये बोरोड लाइफ में जी रहे हैं। जब तक इनको सम्मन नहीं मिला था तब तक ये था कि भाई बेनिफिट ऑफ डाउट इनके पास था कि इनका नाम नहीं है, इसलिए इनको नहीं बुलाया गया है। लेकिन उस समय जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास पुख्ता सबूत आ गए तो इन्होंने इनको सम्मन भेजा। जब सम्मन भेजा तो ये फरार हो गए। तब से लेकर अभी तक और जब तक ये बाहर हैं, ये इनका बोरोड टाइम है, ये उधार का टाइम, ये चुकाना तो पड़ेगा। और विजय जी, एक एक करके जितने मोदी को गाली देने वाले लोग हैं वो निपटते जा रहे हैं। अपने देश के भीतर देखें, पाकिस्तान में देखें, देश में अगर निगाह दौड़ाएं तो आज में ही 78 एमपी जो हैं वो निलंबित किए गए हैं सदन से, क्योंकि वो सरकार नहीं चलने दे रहे थे, सदन नहीं चलने दे रहे थे, विधायी कामकाज नहीं होने दे रहे थे। सब जानते हैं कि 17वीं लोकसभा का ये अंतिम सत्र चल रहा है। अब जो अगला होगा वो केवल लेखा अनुदान मांगों के लिए होगा, उसमें कोई वैसा विधायी कार्य नहीं निपटाया जाएगा। एक परंपरा है कि चुनाव से ठीक पहले आप लेखा अनुदान मांगों को पूरा करने के लिए सदन बुलाते हैं शॉर्ट, लेकिन शीतकालीन सत्र में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ अभी होने हैं, लेकिन उनको ये सिक्योरिटी ब्रीच का बहाना बना करके लगातार पार्लियामेंट को बाधित कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, और अल्टीमेटली सरकार को, स्पीकर को वो फैसला लेना पड़ा जिससे हर सरकार बचती है, हर स्पीकर बचता है कि ऐसा ना करना पड़े। तो एक एक करके ये सब निपट रहे हैं। देखिए सर, अगर मैं ये कहूं कि देखिए संसद के अंदर और संसद के बाहर, संसद के अंदर अपनी मान्यताएं हैं, अपने काम करने की शैली है, वहां पे स्पीकर को और राज्यसभा में वहां पे वाइस चेयरमैन को पूरा अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति उन स्थापित नियमों को, मान्यताओं को, मर्यादाओं को अगर तोड़ता है तो स्पीकर और उपराष्ट्रपति महोदय को अधिकार है कि वो एप्रोप्रिएट कार्रवाई करें। ये बात सही है कि है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होने हैं और उसके बाद मुख्य चुनाव है, तो कुल मिला के हम 120 दिन की बात कर रहे हैं, 3-4 महीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म है, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो गई, थोड़े दिन बाद आपका न्यू ईयर आ जाएगा, तो दिसंबर तो खत्म हो गया। अब रहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर चुनाव होने, मई में सरकार बदलनी। कुल मिला के यही स्थिति है सर। और मार्च के आसपास मुझे लगता है आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्योंकि आपको ऑल इंडिया में चुनाव कराने हैं, शेड्यूल अनाउंस करना है, बहुत लंबा चौड़ा 140 करोड़ के देश में चुनाव कोई आसान काम नहीं है। 2019 तो मुझे लगता में है कि 11 मार्च को ऐलान हो गया था चुनाव का, तो वही मार्च के वही फर्स्ट हाफ में जो मार्च, बिल्कुल, तो मार्च में इसीलिए रुकना पड़ रहा है क्योंकि उस समय बच्चों के स्कूल हैं, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, उनको खत्म करके फिर आप चुनाव करवा सकते हैं, ताकि एजुकेशन सिस्टम में डिस्टरबेंस नहीं हो, नहीं तो 3 महीने खराब हो जाते हैं स्कूलों के। तो ये एक बहुत क्लियर बात है, और आपने तो डेट बताई दी कि मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। इनके पास कुल मिला के 1 महीना है, 1 फरवरी को जब नया चुनाव, मतलब जब सदन शुरू होता है, तो बजट की बात आती है, और क्योंकि पूरे साल का बजट नहीं है तो इसलिए वोट ऑन अकाउंट्स उस पे ही होना है। तो अब स्थिति ये है कि मोदी सरकार चाहेगी कि जितने बचे हुए वादे हैं या जो प्रोमिसेस हैं या जो इनको कार्रवाइयां करनी है वो आखिरी सत्र। ऑपोजिशन नहीं चाहेगा कि मोदी को किसी भी बात का क्रेडिट मिले। अब ये टसल है,
मेजॉरिटी है नहीं। अगर आप मेजॉरिटी में होता विपक्ष तो इवन राज्यसभा में भी होता तो ये इतने एग्रेसिव नहीं होते, क्योंकि इनको पता था कि लोकसभा में पास हो जाएगा तो हम राज्यसभा में उसको रोक देंगे। तो इनके पास एक चाबुक थी, लेकिन अब इनके पास ना राज्यसभा में है ना लोकसभा में क्षमता है। तो अब एक ही तरीका है कि आप सरकार को सून बिफोर इलेक्शन इस तरह से आप प्रोजेक्ट करो कि ये तानाशाही सरकार है, ये सुनती नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो जनता सजग हो जाए कि आपको इस तरह की तानाशाही सरकार चाहिए या लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। अब झगड़ा यहां पे आ जाएगा। और आप अभी देखिएगा आने वाले दिनों में जो स्टेटमेंट आएंगे ऑपोजिशन के, वो उसी लाइन पे आएंगे, डिक्टेटर, फासिस्ट, यू नो, स्टालिनवादी, नाजीवादी, ये इस तरह से संबंधित इसके पर्यायवाची कई इस्तेमाल होंगे। तो ये सब स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी और ये राजनीति है। लेकिन मीनवाइल अगर रूलिंग पार्टी बीजेपी और एनडीए अलायंस बचे हुए बिल अगर अपने पास कर लेता है, क्योंकि सदन तो चल रहा है, और अगर लोग बर्खास्त हो गए हैं, बाहर भी हो गए, तो उनसे वोटिंग में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बिल्कुल। ये है कि थोड़ा शोर कम। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब को जो भी इंपॉर्टेंट बिल हैं, जनता के हित के बिल हैं, उनको पास करवा लेना चाहिए। जो बाकी पॉलिटिकल बिल है उसको कराएं या ना कराएं, ये तो पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन है। तो जनता के हित वाले बिल मुझे लगता है कि सरकार को पास करा लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि ये लोग सदन में होके भी आपका समर्थन करते तो ऐसा नहीं होता। तो अब ये सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, इनको आपका अपोजिशन करना ही है। अब क्योंकि बर्खास्त हुए हैं तो एक नया पॉलिटिकल मुद्दा है, मीडिया में और पब्लिक डिबेट में निश्चित रूप से होगा कि एक साथ 70 सांसद कभी बर्खास्त नहीं हुए, अब कैसे हो गए। तो ये मुद्दा तो उठेगा। और दूसरा फिर संसद में सिक्योरिटी का लेके मुद्दा उठेगा। और अच्छी बात यह है कि पीएम साहब ने इस बात को बोल दिया कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हमें इसकी तह तक जाना होगा, क्योंकि साइलेंस अगर रहता तो ज्यादा घातक था। उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया, होम मिनिस्टर ने भी इस बात को एक्नॉलेज कर लिया कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो मुझे लगता, हाँ, ये बात अब अपोजिशन की है कि जब सदन चल रहा है तो अब बाहर क्यों बोले। अरे भाई, बाहर अगर किसी पत्रकार ने पूछ लिया तो क्या वो बोलते। हाँ। भाई, आज तो ट्विटर का जमाना है ना, तो आप भी तो सदन के अंदर बैठ के ट्वीट करके बाहर बोल रहे होते हो। राहुल गांधी साहब भी बाहर गालियां दे रहे होते हैं मोदी साहब को, सदन के अंदर थोड़ी गाली देते हैं वो। तो बाहर और अंदर का गैप बहुत खत्म हो गया है। वो सब लेकिन खत्म हो गया। वो तो अगर आपको ये लगता है कि संसद के अंदर ही बोलना एक है, बाहर बोलने से काम नहीं चलता, भाई मैसेज तो मिल गया ना। पहले संसद में इसलिए बोला जाता था क्योंकि बाहर सोशल मीडिया नहीं था। आवाज पहुंचाने का तरीका ये था कि जब आप संसद में बोलते थे तो मीडिया उसको कैप्चर करता था। मीडिया कैप्चर करता था, अखबारों में छपता था, टीवी में दिखता था, रेडियो में लोग उसको रिपीट करते थे, तो जनता तक खबर जाती थी। अब अंदर और बाहर में क्या फर्क है सर? हाँ, एक मर्यादा की बात है, तो मर्यादा में तो कोई मना तो कर नहीं रहा। आप उनको बोलते कि सर जो आपने बाहर बोला अंदर भी बोल देते। भाई, केजरीवाल साहब भी क्या बोलते हैं, चौथी पास राजा की कहानी आप अंदर सुनाते हो, बाहर नहीं सुनाते। तो हम ये बोले कि आप बाहर भी सुनाओ, वो कहते नहीं, हम विधानसभा के अंदर सुनाएंगे। क्यों? वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी चौथी पास राजा की कहानी सुनाना? लेकिन ठीक है, अपनी अपनी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। और बहुत ही अहम विषय, इस पर दर्शक इंतजार भी कर रहे होंगे, उस पर आपने विचार रखे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।